हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव जोशी और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। देखो, ये टॉपिक का नाम जो है वो है तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, पर हम इसको बेगर्स मेथड भी बोलते हैं। हम इसी को बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं। हम इसी को वो जो हम इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसका मेथड भी यही है। अब ये क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर ये आपने क्या गोले गोले बना दिए हैं और ये क्या समझ नहीं आ रहा। तो मैं बोलता कोई बात, मैं समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, बेगर्स मेथड तो भिखारी वाला मेथड है, साफ बात। वैसे इसका कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल आप उसमें बुक्स में पढ़ोगे नहीं, बट ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है ताकि अपने को समझने में बहुत आसानी हो। तो देखो ये मेथड क्या बोल रहा है। ये मेथड ये बोल रहा है कि ओके, आपके पास, हमारे पास 10 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन 10 कॉइन्स को मुझे 3 भिखारियों में बांटना है। भिखारियों का नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, भिखारियों का नाम दे देते। चलो, आप बोलोगे तो कालू बोल दो, पतलू बोल दो और मोटू बोल दो। ठीक है, इन 3 भिखारियों में ये 10 कॉइन्स, और याद रखना मैं जो बोल रहा हूं ना, ये 10 के 10 आइडेंटिकल है। ऑल कॉइन्स आर आइडेंटिकल, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। तो तुम ये समझो कि अगर मेरे पास 10 कॉइन हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, और इन 10 कॉइन को मुझे 3 बेगर्स या 3 भिखारियों में, जिनका नाम है कालू, पतलू और मोटू, उसमें अगर मुझे बांटना है अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब कि किसी को कितने भी मिल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो वो अगर उसको कॉइन देंगे तो वो दूसरों से छीन लेगा। बात समझ रहे हो? तो किसी को मान लो 2 मिल गए, किसी को अगले वाले को भी 2 मिल गए, किसी को 6 मिल गए। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी हो सकता है किसी को 1 मिले, अगले वाले को भी 1 मिले, बाकी को 8 मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी होगी। तो यार ऐसे अगर नंबर ऑफ वेज अगर मैं निकालना चाहूं कि इन 10 कॉइन्स को, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को मैं 3 भिखारियों में बांटना चाह रहा हूं, तो वो कैसे कैसे बांट सकता हूं? ये तो बहुत सारे वेज हो जाएंगे। आप बोलोगे सर, कोई बच्चा बोलेगा सर 2 3 और 5 बांट दो। कोई बोलेगा सर कि 1 2 और 7 बांट दो। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, सारे कॉम्बिनेशन सही। कोई ये भी बोलेगा सर पहले 2 भिखारियों को कुछ मत दो और तीसरे वाले को 10 के 10 दे दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बात समझो कि अगर मैं कोई वन ऑफ द केस उठाना चाहूं कि किस तरह से मैं इन 10 कॉइन्स को 3 भिखारियों में बांट सकूं, तो उसको किस तरह से बांट सकता हूं, उसका मैं एक वे बता रहा हूं, वन ऑफ द वे बता रहा हूं। बहुत सारे वेज होंगे, मैं वन ऑफ द वे बता रहा हूं। तो वन ऑफ द वे क्या होगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक ऐसा हो सकता है कि एक को 2 मिल जाए, अगले वाले को भी 2 मिल जाए और इसको 6 मिल जाए, है ना? ऐसा हो सकता है। या फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, मैं ये ऐसे नहीं बांटना चाहता हूँ, 2 2 और 6 में नहीं बांटना चाहता हूँ, मैं ऐसे बांटूंगा। मैंने कहा बांट दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बांटना चाह रहा है वो बोल रहा है सर पहले वाले को ना आप 3 दो, दूसरे वाले को आप 2 दो और तीसरे वाले को 3 5 दो। ठीक है, तो एक हमारे पास एक और वेज आ गया कि सर अब मैंने पहले वाले भिखारी को 3 दिए, दूसरे वाले को 2 दिए और अगले वाले को 5 दिए। बिल्कुल सही। तो यार ऐसे तो यार बहुत मेथड्स हो जाएंगे और बहुत वेज हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो मैं बोलूँगा तुम एक काम करो, हम क्या करते, देखो ये क्या हो रहा है। देखो पहला वाला केस उठाओ, तुमने क्या किया, 2 कॉइन्स को उठाया, इधर 2 कॉइन्स को उठाया, इधर 6 कॉइन को उठाया, तो तुमने पार्टीशन ही तो किया है। क्या किया है? पार्टीशन ही तो किया है हमने क्या किया कि अगर मैं इस वे की बात करूं, 2 2 और 6 की बात करूं, तो अगर मैं इससे बात करना चाहूंगा तो तुम ये देखो कि मैंने बस पार्टीशन ही तो किया है। तो देखो मैंने अगर इस 2 के बाद एक डंडा लगा दिया या एक स्टिक लगा दी, इन 2 के बाद भी एक स्टिक लगा दी, तो तुम्हें अगर अब स्टिक को देखो और कॉइन्स को देखो तो तुम्हें क्या 3 पार्टीशन क्लियरली दिख रहे हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल दिख रहे हैं। कैसे कैसे? ये वाला पार्टीशन 2 कॉइन्स को डिनोट कर रहा है, ये वाला 2 को और ये वाला 6 को। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये वेज हो गया। दूसरा, अगर इस ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाले को तुम कैसे कैसे कर सकते हो? देखो, अगर मैं ऊपर व्हाइट से डिनोट कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्टीशन को मैं व्हाइट स्टिक से डिनोट कर रहा हूं, इस वाले को मैंने रेड स्टिक से डिनोट किया था, तो ऊपर वाले पार्टीशन को मैं कैसे कर सकता हूं? ये कर दो। समझ आ रहा है क्या? ये कर दो,
फिर दूसरी बात यहां पे ये कर दो, तो देखो केवल व्हाइट वाला पार्टीशन देखो तुम, व्हाइट वाली जो स्टिक है उससे पार्टीशन देखो तुम, 3, 2 और 5, तो ये भी वन ऑफ द वे है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोलूं कि ये जो 10 कॉइन्स आइडेंटिकल हैं और ये जो 2 स्टिक्स आइडेंटिकल हैं, इन 12 की 12 जो क्वांटिटी है मेरी, उनको मैं परम्यूट करा दूं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, अब तुम एक केस ले लो कि भाई सर अब ये स्टिक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। देखो एक और वे बताता हूं, मान लो ये 10 है, मान लो ये है, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर अब एक काम करो, अब हम क्या कर रहे हैं समझो बात को, हम स्टिक्स को घुमा रहे हैं, तो स्टिक्स को घुमाने से नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो स्टिक्स को घुमाते जाओ, तुम यहां लगा दो, यहां लगा दो, ये भी एक वे हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास टोटल जो क्वांटिटीज हैं वो 10 कॉइन्स हैं, 2 स्टिक्स हैं, इन 12 की 12 क्वांटिटीज को मैं जितने तरीके से परम्यूट कर सकता हूं वही तो मेरे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब 12 की 12 क्वांटिटीज को अब तुम कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हो? आप बोलोगे सर अब 12 है ना, 12 को मैं 12 फैक्टोरियल से परम्यूट कर दूंगा, लेकिन यहां पे एक झोल है, यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर सर m प्लस n थिंग्स है, अगर हमें उनको परम्यूट करना है, उसमें से m है आइडेंटिकल, n है आइडेंटिकल, तो मैं कितने तरीके से करता हूं? अगर m प्लस n है हमारे पास तो उसको मैं कितने तरीके से करता हूं, समझ रहे हो? ठीक है, m प्लस n है उसको कितने तरीके से करते हैं हम? m प्लस n अगर थिंग्स है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर मुझे परम्यूट करना है, उसमें से m जो है, ठीक है, और यहाँ पे n आइडेंटिकल है, तो इनको परम्यूट करने के जो वेज होते हैं वो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। वो होता है m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सही है, तो यहां भी हम वही बात करेंगे। देखो ये वाले में भी हम यही बात करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी से 12, उसमें से 10 जो हैं वो कॉइन्स वो आइडेंटिकल हैं, 2 स्टिक्स आइडेंटिकल हैं, तो इनको मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? टोटल क्वांटिटी हो गई मेरे पास 12, उसको मैं, उसमें से मेरे पास 2 जो स्टिक्स है वो आइडेंटिकल हैं, समझ रहे हो, और 10 जो है हमारे पास कॉइन्स वो आइडेंटिकल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये क्या मेथड है? ये नंबर ऑफ वेज आ गए इन 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब ये बोल रहा है कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो गया, बिल्कुल हो गया। बेगर्स मेथड हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका एक और नाम है, इसको हम बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं, इसको हम बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड है ना, देखो मैंने बॉल्स, इसको इस तरह समझो कि ये सारी सारी बॉल्स थी, सारी आइडेंटिकल बॉल्स थी, ठीक है, तो मैंने बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, तो इसीलिए इसको बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब एक और चीज हम यहां पे देखना चाह रहे हैं, तुम ध्यान से देखना। मैं एक और चीज यहां पे देखना चाह रहा हूं। क्या चीज देखना चाह रहा हूं? सुनना। यहां तक तो सर क्लियर हो गया कि 10 कॉइन्स थे, 3 बेगर्स थे, आपने 10 कॉइन्स को अनकंडीशनली बांट दिया, सारे के सारे आइडेंटिकल थे, तो मैंने क्या किया? 2 स्टिक्स लगाया, 3 पार्टीशन किए, और इन 10 और इन 2 इनको मिला के जितने परम्यूटेशन बन सकते थे वो मैंने निकाल दिया। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया। क्या मैं इसी को देखना ध्यान से, हाँ, मैं इसी को क्या ये बोल सकता हूं क्या कि 3 हमारे पास नंबर है, सुनना ध्यान से, 3 हमारे पास नंबर है, x1, x2 और x3, इन तीनों का सम 10 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं। अगर मैं इसको लिखूं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन का नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी सारे इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बताने, मतलब कुल मिला के बात ये, इसका अगर मुझसे बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, सब रिलेट कर रहा हूं मैं, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताओ,
ठीक है, तो क्या मैं इसको जो अभी हमने पढ़ा है बॉल एंड स्टिक मेथड या बेगर्स मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक, क्या इससे रिलेट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? तुम ये देखो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास 10 होना चाहिए और मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि x1 x2 x3 जो होगा ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो मतलब x1 x2 x3 0 से 10 कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक और बात समझो तुम कि यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। x1 पे कोई कंडीशन नहीं है, x2 पे कोई कंडीशन नहीं है, x3 पे कोई कंडीशन नहीं। इसका मतलब यह है कि x1 0 भी हो सकता है, x2 भी 0 हो सकता है, x3 भी 0 हो सकता है, पर तीनों साथ में नहीं होंगे क्योंकि तीनों का सम मुझे 10 भी चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी यह आ सकती है कि सर x1 को 0 दे दो, x2 को 0 दे दो, x3 को 10 दे दो। एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि x1 को 1 दो, x2 को 2 दो और x3 को 7 दे दो। बिल्कुल सही है। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इस 10 को इन तीनों में बांट रहा हूं और किसी को कुछ भी मिल सकता है? बात समझ आ रही है? 0 से 10 में किसी को कुछ भी मिल सकता है और टोटल जो है हमारे पास 10 है। तो ये इसी तरह से नहीं हो गया कि 10 कॉइंस थे और 3 बेगर्स में बांटना था अनकंडीशनली। ऐसा ही तो हो रहा है क्योंकि वहां जो कॉइंस बांट रहे थे ना आप, वो इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में बांट रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी किसी बेगर को 0 भी मिल रहा था, किसी किसी को 1 भी मिल रहा था, किसी किसी को 2 भी मिल रहा था। बात समझ आ रहा है? तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये भी वही लिखा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 हमारे पास अगर आएगा तो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन अगर इसके आएंगे तो इसमें भी मैं वही करूंगा। x1 को मान लो तुम कुछ दे दो, x1 को मैं दे रहा हूं x, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा है ना, ये भी ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो, ये 10 मैंने इसको कॉइंस मान लिए। अब मुझे x1 x2 x3 को देना है, इन 10 कॉइंस को कैसे दे सकता हूं? वही सेम चीज, तुम क्या करो, स्टिक्स लो, बांट दो। तो कितनी स्टिक्स हो गई? 2 स्टिक। भाई 3 पार्टीशन करना है ना x1 x2 x3 में, और 10 कॉइंस है, समझ रहे हो? तो मैं पहला केस मैंने मान लिया कि x1 को 2 मिल रहा है, x2 को 4 मिल रहा है और x3 को भी 4 मिल रहा है। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर अब आप एक काम करो, पहले वाले को दे दो सारे के सारे 8 दे दो, पहले वाले को दे दो 8, दूसरे वाले को दे दो 1, तीसरे वाले को दो 1। तो क्या ये वैसा नहीं है जैसा हमने पढ़ा अभी? बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी आंसर ये हो जाएगा 10 प्लस 2 है ना, 12 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहीं से अपना एक फॉर्मूला आता है, यहीं से अपना एक फॉर्मूला आता है, इसी का फॉर्मूला आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन का। जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है भाई, कि अगर n थिंग्स को, n अलाइक थिंग्स को या n थिंग्स को हमें बांटना है 3 क्वांटिटी में, x1 x2 और x3 में, तो हम अगर उसका हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन लिखना है तो उसका आंसर होता है फॉर्मूले से n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। यहाँ पर ये जो n है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होगी वो होगी 10। r जो है नंबर ऑफ पीपल है, या फिर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। x1 x2 x3 3 वेरिएबल है ना, इनको बांटना है ना, तो r जो होगा हमारा इस केस में वो होगा 3। अब तुम इस फॉर्मूले से निकाल के देखो क्या वही आ रहा है क्या, देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करते हैं। क्या वही आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा। देखो n कितना है 10, r कितना है 3 माइनस 1, इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, ये कितना होता है 12c2, ठीक है। ये होता है 12c2। 12c2 जो होता है हमारा वो यही होता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो ये मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम बेगस मेथड भी बोलते हैं, उसी को हम बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं, उसी को हम ये वाले में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं अनकंडीशनली तो हम इस तरह से बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।